हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए, जैसे कि आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट जो टर्म 2 में आने वाले हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, ये भी हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर ही लिया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। और जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर अच्छे से किया है ना, तो भाई उनके लिए तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजीली आपको समझ भी आ जाएगा। थ्योरी ऑफ डिमांड आप कर चुके हो। डिमांड आपने एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया था, क्योंकि भाई एक कंज्यूमर क्या करता है, अपने इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन सबको फॉलो करता है। लेकिन अब आपका ये जो सेकेंड टर्म है ना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रोड्यूसर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। एज द प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कितनी आती है, प्रोडक्शन करने के बाद रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। सेकेंड टर्म आपकी सारी ना प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई ही तो करता है। इसका मतलब आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कर लिया, अब आप थ्योरी ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत इजी है और बहुत ही कन्वीनियंट चैप्टर है। ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। प्रीवियस सेशन अगर आपने कोई भी मिस किया है किसी भी चैप्टर का, तो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, आप उन सभी चैप्टर्स को, उन सभी लेक्चर्स को जब चाहे रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अच्छा, फिलहाल भाई आज के इस सेशन में हम क्या क्या करेंगे ये डिस्कस करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड ग्रुप्स में इसको तुरंत शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स हमसे लाइव जुड़ सकें और अगर कोई डाउट होगा तो ड्यूरिंग लाइव सेशंस डिस्कस कर सकें। तो जल्दी से इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो ऋषभ, हेलो अग्रवाल जी, कैसे हैं आप? चलिए, आई होप कि आपने ये लेक्चर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखो, सप्लाई होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सप्लाई और सप्लाई जो आप मार्केट में करते हो, क्या वो एक ही चीज होती है? सप्लाई और स्टॉक में कोई डिफरेंस होता है? सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में कोई डिफरेंस होता है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि सप्लाई, स्टॉक और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या डिफरेंस होता है। देन सेकंड चीज जो हम करेंगे वो है सप्लाई स्केड्यूल। स्केड्यूल आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, ये आप पहले भी कर चुके हो। डिमांड स्केड्यूल, सिमिलरली सप्लाई स्केड्यूल, और सप्लाई कर्व करेंगे। और इसके साथ हम ट्राई करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट में करेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। तो करें स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं ना आपका एक बेस सेट कर देना चाहता हूं। आखिरकार हम सप्लाई चैप्टर करने क्यों वाले हैं? देखो, सिंपल है। टर्म 1 में आपने एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन पैटर्न क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कंज्यूमर कब अपना इक्विलिब्रियम अटेन करता है, ये सब आपने किया था। सो ऑब्वियसली एज अ कंज्यूमर आप क्या सोचोगे? हाउ मच क्वांटिटी यू विल परचेज। एज अ कंज्यूमर आपका मेन क्वेश्चन क्या होता है कि भाई हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। मार्केट में अगर प्राइस इंक्रीज होगा, मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, आप एज अ रैशनल कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर दोगे ना, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम ज्यादा पैसा देकर क्यों प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। वहीं पर अगर मार्केट में प्राइस कम हो जाता है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। यानी एज अ कंज्यूमर
आपकी डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड करती थी। आप कितना प्राइस पे कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड डिटरमाइन होती थी। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज्यादा। क्या ये सेम कॉन्सेप्ट एक प्रोड्यूसर के लिए अप्लाई नहीं हो सकता? क्या ये सेम कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर के लिए अप्लाई नहीं हो सकता? भाई हो सकता है। एज अ कंज्यूमर आप सोचते थे कितने प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे। अब सेकंड टर्म में अब आप प्रोड्यूसर हो, मार्केट में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। अब आपके माइंड में क्या होगा? कितने प्राइस में हम कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे। और नॉर्मली जो सेलर का बिहेवियर होता है वो क्या होता है? प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर तो मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर अपनी सप्लाई भी तो बढ़ाएगा ना, क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हो हमेशा सेलर ये ट्राई करता है कि सेलर आपको महंगे दामों पे प्रोडक्ट बेच सके। सेलर की कोशिश तो यही होती है ना कि कंज्यूमर से ज्यादा वसूला जा सके, प्राइस ज्यादा से ज्यादा चार्ज किया जा सके। क्यों? ताकि उसका मार्जिन इंक्रीज हो सके, जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो सके। यानी जो रिलेशन प्राइस और डिमांड का था उसके जस्ट ऑपोजिट रिलेशन है प्राइस और सप्लाई के बीच में। अगर मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा तो सेलर अपना प्रोडक्ट बेचना कम कर देगा। क्यों? सिंपल, क्योंकि उसको मार्जिन कम मिल रहा है। अगर मार्जिन कम मिलेगा तो उसको फायदा क्या होगा? वो क्यों अपना प्रोडक्ट बेचेगा? सो इसका मतलब क्लियर है, डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, सिमिलरली सप्लाई ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्राइस। दोनों चीजें प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एज अ कंज्यूमर अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पर ऑपोजिट, एज अ सेलर अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सेलर मार्केट में अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। ऑपोजिट रिलेशन है डिमांड और सप्लाई के बीच में। इसी कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है। हेलो रीचा, कैसे हैं आप? अच्छा, अब सप्लाई होता क्या है? देखो, डिमांड का मीनिंग हमने आपको करवाया था, प्रीवियस सेशंस में भी आपको कई बार करवा चुके हैं। डिमांड क्या होता है? एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस, कि एक कंज्यूमर कौन से प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है। विलिंग टू बाय एंड हैविंग अ कैपेसिटी टू बाय, दैट इज डिमांड ना। डिमांड में दो चीजें देखी जाती हैं। पहला, कंज्यूमर परचेज कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी है। दूसरा, वो पे करना भी चाहता है, विलिंगली परचेज करना चाहता है प्रोडक्ट को, दैट इज डिमांड। सप्लाई क्या होता है? ऑपोजिट। सप्लाई जो है वो एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करो ना। सप्लाई का मतलब है वो क्वांटिटी जो एक सेलर विलिंगली मार्केट में सेल करना चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस। क्लियर कट यहां पर लिखा हुआ है, देखो। सप्लाई मीन्स द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that our producers are willing to sell at different possible prices in the market. That is all about supply। भाई सप्लाई क्या होता है? सप्लाई एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक सेलर विलिंगली मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है एट पर्टिकुलर प्राइस इन द मार्केट। सो जब हम डिमांड की बात करते हैं और सप्लाई की बात करते हैं, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। बस डिमांड में हम कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू रीड करते हैं और सप्लाई में हम सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू रीड करते हैं। सप्लाई वो क्वांटिटी है जिस प्राइस पे एक सप्लायर विलिंगली मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई करने के लिए तैयार है। लेकिन सर, अगर वो सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, देन व्हाट? तो भाई अगर तो वो मार्केट में सप्लाई कर रहा है, सेल करने के लिए तैयार है, तो वो कहलाएगा सप्लाई। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है, उसको लगता है कि भाई अभी मार्केट में
मंदी चल रही है, मार्केट में प्राइस बहुत कम है, वो अभी सेल करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया, स्टॉक। ये आपको भी पता है, एक सेलर जो प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर देता है, सेल करने के लिए तैयार हो जाता है, वो बन जाती है सप्लाई। लेकिन जो चीज, जो प्रोडक्ट सप्लायर मार्केट में नहीं भेजता, अपने पास रख लेता है, अपने गोडाउन में रख लेता है फ्यूचर में सेल करने के लिए, उसको स्टॉक कहते हैं। इजी वन। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी सप्लाइड, ये दो वर्ड्स के बीच में क्या कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी सप्लाइड। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस ना आपको यहां पर दिखेगा, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो ये ना एक सेलर की विलिंगनेस शो करता है, यानी एक सेलर कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी मार्केट में सेल करना चाहता है। फोकस करो जो मैं वर्ड कह रहा हूं, एक सेलर कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, प्रेफर करता है, विलिंगली सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अभी सप्लाई नहीं करता, अभी मार्केट में बेचता नहीं है। सो दैट इज नॉन एज सप्लाई, जहां पर एक सेलर की सिर्फ और सिर्फ ना प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि मार्केट में एक सप्लायर है जिसका नाम है ए, वो 10 यूनिट्स सेल करने के लिए तैयार है, अगर अगर मार्केट में प्राइस होगा 20, तो ये 10 क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड नहीं, अभी इस सेलर ने सप्लाई मार्केट में बेची नहीं है, वो कह रहा है कि अगर 20 रुपीज प्राइस हो जाएगा ना तो मैं 10 यूनिट्स मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सो ये ना सिर्फ प्रेफरेंस होती है, और हर बंदे का अपना अपना माइंड तो होता ही है, हर सप्लायर अपना अपना सोचता है। जब मार्केट में एक्चुअल में एक सप्लायर बेच देता है अपनी सप्लाई, सेल कर देता है, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। यहां पर पास्ट टेंस यूज हुआ है ना, पास्ट टेंस मतलब मार्केट में सप्लाई भेज दी। सो दोनों में सिर्फ इतने ही पॉइंट का डिफरेंस है। जब हम सप्लाई की बात करते हैं, इट ओनली काउंट्स द विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर, मतलब एक प्रोड्यूसर जो है वो कितना विलिंगली मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। जबकि क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है? इट काउंट्स द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मार्केट में ए सेलर है और उसने 50 यूनिट्स बेच दी हैं 20 रुपीस के प्राइस के अकॉर्डिंग, तो उसने 50 यूनिट्स सेल कर दी हैं 20 रुपीस के अकॉर्डिंग, तो ये क्या कहलाएगा? क्वांटिटी विच इज एक्चुअली सप्लाइड इन द मार्केट फॉर सेल पर्पस, भेज दी हैं, मार्केट में जा चुकी हैं। ओके, सो सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सप्लाई में हम सिर्फ और सिर्फ एक सेलर की जो प्रेफरेंस होती है सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी एक जो सेलर है वो मार्केट में किस प्राइस रेंज पे अपनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार है, विलिंग है। स्टॉक, वो भी मैंने आपको बता दिया, ऐसी क्वांटिटी जो मार्केट में सप्लाई करने के लिए नहीं भेजी जाती बल्कि गोडाउन में रख ली जाती है, वो कहलाता है स्टॉक, जो मार्केट में सामान नहीं पहुंचा। और क्वांटिटी सप्लाइड मतलब जो मार्केट में एक्चुअली सप्लाई कर दिया गया है, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे जो क्वांटिटी एक्चुअली मार्केट में सप्लाई कर दी गई है वो कहलाएगी क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर है? आगे बढ़ें। यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाई स्केड्यूल। अब ये कोई आपके लिए नया वर्ड नहीं है, स्केड्यूल वर्ड आप ऑलरेडी जानते हो। स्केड्यूल का मतलब होता है एक तरह से ना टेबल।
जैसे टाइम टेबल आप कहते हो ना, आपको अपनी स्टडी का एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना चाहिए, कितने बजे कौन सी क्लास हमने अटेंड करनी है, दैट इज स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? सिंपल, जब हम सप्लायर्स की सप्लाई को, जब हम सेलर्स की सप्लाई को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल। मतलब किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी, जब हम इसको टेबल में रिकॉर्ड करेंगे ना, उसको हम कहेंगे सप्लाई स्केड्यूल। यहां पर आपके सामने लिखा भी हुआ है, सप्लाई स्केड्यूल इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर अंडर डिफरेंट मार्केट प्राइसेस। मतलब कौन से प्राइस पे कितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई की गई है, जब हम इसको टेबल में प्रेजेंट करेंगे ना, तो वो कहलाएगा सप्लाई स्केड्यूल। इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन। आपको याद है आपने डिमांड स्केड्यूल किया था और उसकी फर्दर कैटेगरीज भी थी, इंडिविजुअल एंड मार्केट। यहां पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? अभी मैंने आपको सप्लाई स्केड्यूल का मीनिंग बताया, टेबुलर प्रेजेंटेशन। सप्लाई स्केड्यूल का मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन ही है, लेकिन जब हम आगे इंडिविजुअल लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब है एक सिंगल सेलर कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, उसको टेबल में प्रेजेंट करना। सो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। जब हम एक सिंगल सेलर की सप्लाई को टेबल में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। यहां पर लिखा हुआ है, individual supply schedule is a tabular presentation of different quantities being supplied by a single supplier or individual supplier। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ एक सिंगल सप्लायर के डाटा को टेबल में प्रेजेंट करते हैं, उसी को कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। नेक्स्ट इसके ऑपोजिट आ जाएगा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। वो क्या होता है भाई? जब हम सिंगल सप्लायर की सप्लाई को टेबल में प्रेजेंट करते हैं, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल कहलाता है। सिमिलरली मार्केट में जितने भी सप्लायर्स अवेलेबल होंगे, उन सभी सप्लायर्स की सप्लाई को जब हम टेबल में प्रेजेंट करेंगे, तो वो कहलाएगी मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। यानी मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में जितने भी सप्लायर्स होते हैं ना, उन सभी की सप्लाई को हम ऐड कर देते हैं और फिर हमारे पास आता है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। सो सप्लाई स्केड्यूल है तो टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल में ही हमें डाटा प्रेजेंट करना है, लेकिन डिफरेंस इतना है, इंडिविजुअल में हम केवल और केवल एक सप्लायर की बात करते हैं, यहां पर हम एक से ज्यादा की बात करेंगे, 2, 4, 10, 15, 20, 50, जितने भी मार्केट में सप्लायर्स अवेलेबल होंगे, सबकी सप्लाई को ऐड करके विद रेफरेंस टू प्राइस। क्योंकि भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे डिमांड डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, सिमिलरली सप्लायर की सप्लाई भी डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। तो प्राइस टेबल में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या लिखा है? मार्केट सप्लाई स्केड्यूल is the tabular presentation of different quantities being supplied by all the suppliers present in the market। भाई मार्केट में जितने भी सप्लायर्स होंगे ना, उन सभी की सप्लाई को जब हम एक टेबल में प्रेजेंट कर देंगे, तो वो आपका कहलाएगा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। अच्छा, स्केड्यूल को हम टैबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं, लेकिन क्या हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल, कर्व। ये भी आपको पता है, सप्लाई कर्व, जैसे डिमांड कर्व आपने किया था। यहां पर कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। मतलब कोई भी चीज जो टेबल में बनाई रखी है, उसकी हेल्प से डायग्राम बनाना या फिर ग्राफ में प्रेजेंट करना। सो जो स्केड्यूल हमारा था, सप्लाई स्केड्यूल, वो था टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। यानी कौन से प्राइस पे
कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी, जब हम उसको टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो वो स्केड्यूल कहलाता है। अगर उसी टेबल की हेल्प से हम एक डायग्राम बना दें, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दें, एक्स और वाई एक्सिस पे हम प्राइस और सप्लाई को रिप्रेजेंट करके एक कर्व ड्रॉ कर दें, उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई कर्व। हेलो यश, कैसे हैं आप? ऑब्वियसली हम अपने सभी स्टूडेंट्स को रिमेंबर रखते हैं। सो सप्लाई कर्व ना सप्लाई स्केड्यूल की हेल्प से ही प्रिपेयर की जाती है। सप्लाई कर्व एक ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम एक्स और वाई एक्सिस पर प्राइस और सप्लाई को प्रेजेंट करते हैं और फिर कर्व की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। अब आपको याद है स्केड्यूल दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट स्केड्यूल। सिमिलरली कर्व भी दो तरह की होती है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। और ये बहुत ही आसान है। कैसे? जब हम सिंगल सप्लायर को टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो उसको इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। अगर वही स्केड्यूल हम यूज करके डायग्राम में कन्वर्ट कर दें, उसी स्केड्यूल उसी टेबल की हेल्प से अगर हम डायग्राम प्रिपेयर कर दें तो वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। सो जो हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल था ना, जो डाटा हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल में था, उसी डाटा को अगर हम डायग्राम में प्रेजेंट कर दें तो वो कहलाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। आप चाहो तो प्रॉपर लाइनिंग की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आपको रफली डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप रफली डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह का आपका ये डायग्राम बनेगा अगर आप प्रॉपर लाइनिंग की हेल्प से इसको ड्रॉ करोगे। अपवर्ड मूविंग होगा क्योंकि मैंने आपको पहले से बता दिया प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इसलिए ये अपवर्ड मूविंग ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्केट सप्लाई कर्व की। अब ये भी वही कॉन्सेप्ट है। हमारे पास मार्केट सप्लाई स्केड्यूल था। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में हम मार्केट में अवेलेबल सभी सप्लायर्स की सप्लाई को काउंट करते हैं। इसका मतलब जो डाटा हमारे पास मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में होगा, अगर हम उसको डायग्राम में प्रेजेंट कर दें, ग्राफिकली प्रेजेंट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? मार्केट सप्लाई कर्व। तो यही डेफिनेशन हमने नीचे भी लिख रखी है। मार्केट सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, जो भी हमारे पास मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में डाटा होता है ना, अगर हम उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दें तो वो हमारा बन जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास मार्केट सप्लाई है, जिसमें दो सप्लायर्स हैं, सप्लायर ए और सप्लायर बी। इन दोनों की सप्लाई को काउंट करके हमारी मार्केट सप्लाई बनी है। तो जब हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो नॉर्मली प्राइस हमारा वाई एक्सिस पर आता है और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी एक्स एक्सिस पर आएगी। तो जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी जो कर्व बनेगी, जो हमारा डायग्राम बनेगा इस डाटा की हेल्प से, उसको हम कहेंगे मार्केट सप्लाई कर्व। कर्व क्यों? क्योंकि वो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है। क्लियर? ओके, अच्छा, यहां तक सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई के बीच में ना पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि भाई जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लायर भी अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। अब आप ये मत पूछना सर अगर सप्लायर प्राइस बढ़ाने पर सप्लाई बढ़ाएगा तो कस्टमर्स खरीदेंगे ही नहीं। आपको वो पॉइंट अपने माइंड में लेकर नहीं आना है। अभी आप कंज्यूमर नहीं हो, अभी आप सप्लायर हो, प्रोड्यूसर हो, बिजनेसमैन हो। तो बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में कब बेचोगे? जब प्राइस बढ़ेगा। सो पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर मार्केट में प्राइस कम हो गया तो आप अपनी सप्लाई भी कम कर दोगे। सो यही मेन कंक्लूजिंग पॉइंट्स हैं। लास्ट में है नोट। क्या है?
price of a commodity is not only the single factor which will affect the supply of goods and services. अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो प्राइस होता है वो एक फैक्टर होता है जो प्रोडक्ट की सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। लेकिन क्या प्राइस के अलावा और भी कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। ये हमारे पास कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से कोई भी फैक्टर आपको ना एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं और इसके लिए आप अपना जो एक कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि आप वो सारे पॉइंट्स लिख सकें जो इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण मार्केट में सप्लाई बढ़ भी सकती है या फिर सप्लाई कम भी हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर 1, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। भाई आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितने का है उसके अकॉर्डिंग आपकी सप्लाई भी रिएक्ट करेगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्राइस और सप्लाई के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में महंगा बिकेगा तो आप मार्केट में ज्यादा सप्लाई करोगे क्योंकि आपका मार्जिन ज्यादा होगा, आपको मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पर अगर मार्केट में आपका प्राइस कम हो गया तो आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना थोड़ा कम कर दोगे या फिर हो सकता है बंद ही कर दो क्योंकि आपको मुनाफा ही नहीं हो रहा है। सो पहला फैक्टर जो आपके प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है वो क्या है? आपके प्रोडक्ट का प्राइस, आपके खुद के प्रोडक्ट का प्राइस। सेकेंड फैक्टर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स आपको डिमांड के चैप्टर में भी हमने करवा रखा है। रिलेटेड गुड्स में हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर बात की जाए तो नॉर्मली आपको एग्जांपल सुनने को मिलती है टी और कॉफी की ना, तो हमने भी यहां पर वही एग्जांपल रखी है। मान लो एक तरफ आपके पास है टी और एक तरफ आपके पास है कॉफी। अब बताओ अगर टी आपका प्रोडक्ट है, आप टी बेचते हो और कॉफी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, तो इस सिचुएशन में अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो टी की सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल, आप टी की सप्लाई को बेचना कम करके कॉफी की सप्लाई को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दोगे ना। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपकी शॉप पे आप कॉफी नहीं चाय पत्ती बेचते हो, टी। मार्केट में चाय पत्ती का रेट वही है 10 रुपए, लेकिन कॉफी जो है वो बढ़कर 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो गई। आपने सोचा कि भाई चाय पत्ती में तो मुनाफा हो ही नहीं रहा है क्योंकि आप सप्लायर हो ना, आप सेलर हो। आपने सोचा कि चाय पत्ती को बेचने में मुनाफा तो हो नहीं रहा है, तो आपने चाय पत्ती की सप्लाई कम करके अपनी शॉप में से चाय पत्ती को हटाकर उसकी जगह कॉफी बेचना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया था और उसमें आपका मार्जिन भी बढ़ गया था, इसलिए कॉफी की सप्लाई बढ़ गई लेकिन टी की सप्लाई कम हो गई। यानी अगर एक तरफ टी हो दूसरी तरफ कॉफी हो, एक तरफ आपका प्रोडक्ट हो और दूसरी तरफ अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो, इन दैट सिचुएशन सप्लाई का और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस कॉफी का बढ़ा, सप्लाई टी की कम हो गई। सो रिलेशन कैसा हुआ बताओ? रिलेशन कैसा हुआ? नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं और इसके ऊपर पूरी एग्जांपल देकर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पूछें बताओ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, जरूरी नहीं है सिंपल क्वेश्चन आए, आपको एक एग्जांपल दी जा सकती है, ठीक है। थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द सप्लाई, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक इंडस्ट्री के अंदर
कितनी फर्म्स हैं उससे भी मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फर्म किसको कहा जाता है और इंडस्ट्री किसको कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मारुति की, ठीक है, या फिर होंडा की, ह्युंडई, कोई भी आप कार कंपनी ले लो, वो क्या कहलाएगी? इंडिविजुअली फर्म। लेकिन जब हम बात करेंगे सभी की कलेक्टिवली, मैं बात कर रहा हूं मारुति की, सुजुकी की, उसके बाद ह्युंडई की, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो कार कंपनीज हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो सब कलेक्टिवली इंडस्ट्रीज कहलाती हैं और एक फर्म कहलाती है, इंडिविजुअल फर्म कहलाती है। इसका मतलब पूरी मार्केट में एक इंडस्ट्री के अंदर कितनी फर्म्स हैं, क्या वो सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेंगी? ऑब्वियसली करेंगी ना। अगर मार्केट में 10 कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो ये 10 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिलके 1000 कार बनाती हैं फॉर एग्जांपल। वहीं पर अगर मार्केट में 50 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये सब मिलके मार्केट में 5000 कार्स मैन्युफैक्चर करती हैं, तो क्या फर्म का बढ़ना सप्लाई को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा? यस, इंक्रीज कर रहा है। यानी फर्म्स और इंडस्ट्री एक कलेक्टिव होता है, और अगर फर्म्स इंक्रीज होंगी इंडस्ट्री के अंदर तो सप्लाई तो बढ़ेगी ना, क्योंकि ज्यादा फर्म्स जब बढ़ती रहेंगी तो मार्केट में सप्लाई भी तो बढ़ती रहेगी। यानी इसका मतलब नंबर ऑफ फर्म्स और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। अगर एक इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स बढ़ेंगी 10, 50, 100, 1000, तो उस मार्केट में सप्लाई भी तो बढ़ेगी ना। ज्यादा फर्म्स बढ़ती रहेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी तो सप्लाई भी बढ़ती रहेगी। थर्ड फैक्टर क्लियर है। नेक्स्ट, फोर्थ हमारे पास है गोल ऑफ द फर्म। मार्केट में आप कितने प्रोडक्ट सप्लाई करोगे, ज्यादा करोगे या कम करोगे, यह डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। सिंपल, अगर आपका गोल है प्रॉफिट को बढ़ाना, मतलब आप किसी भी तरह अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, तो इसका मतलब सिंपल है, अगर मार्केट में आपको आपका प्राइस ज्यादा मिलेगा तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे। लेकिन अगर आपको प्राइस कम मिलेगा तो आप अपनी सप्लाई कम कर दोगे, क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हो, और पैसा कमाने के लिए आपका मार्जिन अच्छा होना चाहिए। मार्जिन ज्यादा कब होगा? जब आपका प्राइस ज्यादा होगा। यानी अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग है तो आप प्राइस इंक्रीज करने पर ही सप्लाई करोगे, पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन अगर आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, कस्टमर बनाना है, आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स इंक्रीज करना चाहते हो, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कम प्राइस पर ज्यादा सप्लाई करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। कम प्राइस पर ज्यादा सप्लाई करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मुनाफा नहीं देखना है, आपको पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखनी है, अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करनी है। सो ये क्या रिलेशन हुआ? नेगेटिव। क्लियर है? अगर तो आप पैसा कमाना चाहते हो तो पॉजिटिव रिलेशन, लेकिन अगर आप पैसा कमाना ज्यादा नहीं चाहते, आपका मेन मोटिव जो है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है, तो ये रिलेशन थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा प्राइस के अकॉर्डिंग। भाई जहां पर डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछ लेना, आपके सारे कमेंट्स हमें विजिबल हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में तो आपको पता है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो इनपुट्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेकिन क्या ये फ्री में मिलते हैं? ऑब्वियसली नॉट। हमें इनको एक्वायर करने के लिए कोई ना कोई पेमेंट करनी पड़ती है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पे करते हैं। सो फिफ्थ फैक्टर जो आपकी सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है वो है प्राइस ऑफ इनपुट्स या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है,
अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, अगर इनपुट्स का प्राइस बढ़ता जाएगा, इनपुट का प्राइस बढ़ता जाएगा, तो आप ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको अपनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग, क्योंकि भाई अगर इनपुट्स महंगे हो रहे हैं, इसका मतलब आपको अपना प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आपको मुनाफा होगा ना। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में इनपुट्स महंगे होंगे तो आप अपनी सप्लाई कम कर दोगे, क्योंकि आपको मुनाफा नहीं हो रहा है। सेम प्राइस पे अब आप अपनी सप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि पहले अगर आप 10 रुपए में प्रोडक्ट बनाते थे और 15 रुपए में बेच देते थे तो 5 रुपए मुनाफा होता था। लेकिन अब आप 12 रुपए में प्रोडक्ट बनाओगे और अगेन 15 में अगर बेचना चाहोगे तो मुनाफा तो 3 रुपए रह गया ना। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप सेम क्वांटिटी दोबारा सप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको अपनी सप्लाई कम ही करनी पड़ेगी। कैसा रिलेशन हुआ? नेगेटिव। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज ध्यान देनी होगी, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं, यहां पर ये क्या कह रहे हैं, इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट increases then a firm will supply more quantity when price of a commodity is increasing। लेकिन अगर आप अपना प्राइस इंक्रीज कर दोगे मार्केट में, 15 की बजाय 20 रुपए में प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर आप अपना सप्लाई बढ़ा सकते हो। यानी अगर कॉस्ट बढ़ रही है और प्राइस बढ़ाओ फिर सप्लाई बढ़ाओ तब सही है, लेकिन कॉस्ट बढ़ रही है, मार्केट में आपको प्राइस नहीं बढ़ाना है, तो सप्लाई कैसे बढ़ेगी? ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, अगर तो आपके पास एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो आप पहले के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर सकते हो, खर्चा कम आएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो सिंपल है, अगर टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूव होती है तो मार्केट में आप अपनी सप्लाई भी इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, मार्जिन बढ़ेगा। तो सेम प्राइस पे ड्यू टू चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आप ज्यादा सप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, टेक्नोलॉजी नीचे गिर जाएगी, तो फिर आपको अपनी सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी। सो टेक्नोलॉजी और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि आप आने वाले समय में अपने बिजनेस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं। दो प्रिडिक्शंस हो सकती हैं, नंबर 1 बुलिश एक्सपेक्टेशंस, नंबर 2 बियरिश एक्सपेक्टेशंस। बुलिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। बुलिश पीरियड मतलब एक तरह से इंक्रीमेंटल पीरियड, मार्केट में जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो। अगर मार्केट में बुलिश एक्सपेक्टेशन है, आपको लगता है कि फ्यूचर में आपका बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप मार्केट में सप्लाई बढ़ाओ। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि फ्यूचर आपका बेयरिश होने वाला है, मार्केट डाउन जाने वाली है, मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा, तो आप अपनी सप्लाई कम कर सकते हो। If a business is expecting negative changes in the market, then they will reduce their supply in the market. Clear है? Okay. लास्ट हमारे पास है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब आपको तो पता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज अनाउंस करती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस की है जिसके कारण आपके बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है, तो उस बेनिफिट को अवेल करने के लिए आप मार्केट में अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो हैं वो रिड्यूस कर दिए हैं, अब आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर टैक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, इन दैट सिचुएशन आप मार्केट में अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हो ना।
वहीं पर अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आपको ज्यादा टैक्स पे करना है हर प्रोडक्शन की प्रोडक्ट के ऊपर, हर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के ऊपर आपको ज्यादा टैक्स पे करना है, इन दैट सिचुएशन आप अपनी सप्लाई कम कर दोगे, क्योंकि ये एक नेगेटिव इफेक्ट है, आपके बिजनेस को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सो इन दोनों के बीच में क्या है, अगेन पॉजिटिव रिलेशन। क्लियर है? सप्लाई क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, और लास्ट में हमने जो किया वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कर्व, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण मार्केट में आपकी सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए सप्लाई के रिगार्डिंग। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, एजम्पशंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई। सो चलिए, आई थिंक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके